हेलो स्टूडेंट्स, इसके बाद में देखिए अपन वन बाय वन करके इन स्टेप्स को देखेंगे और इन स्टेप्स में मैंने सबसे पहला जो स्टेप बताया है वो आपको बताया है सांद्रण। सांद्रण कहते हैं इसको, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन या फिर देखिए इसको ड्रेसिंग भी कहते हैं, इसको एक और नाम देते हैं बेनिफिकेशन। ठीक है ना, ये इसकी टर्म्स है, लेकिन सामान्यतः अपन इसको सांद्रण कहते हैं। अब बात आती है कि सांद्रण स्टेप में होता क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सांद्रण का मतलब है सांद्रता बढ़ने वाली है। लेकिन करेंगे क्या, एक एक करके पॉइंट्स अपन लिखने जा रहे हैं। सबसे पहली बात लिखिएगा, इस पद में अयस्क के साथ उपस्थित अशुद्धियों को दूर किया जाता है। अयस्क के साथ उपस्थित अशुद्धियों को दूर किया जाता है। साहब, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अगली बात सुनो। अब एक बात बताओ रे, अयस्क के साथ उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने से क्या होगा। अगली बात लिखो, इस पद में अयस्क में उपस्थित धातु का प्रतिशत बढ़ जाता है। प्रतिशत बढ़ जाता है, वह अयस्क में धातु की सांद्रता भी बढ़ जाती है। इसी कारण इसे सांद्रण कहा जाता है। अब तुम कहोगे कि सर अयस्क में धातु का परसेंटेज कैसे बढ़ गया। मैं बताता हूं। मान लो बेटा, पहले अयस्क था और ये अशुद्ध था। अशुद्ध था तो इसमें अशुद्धियां भी थी कुछ, ठीक है ना, और धातु भी था। कहते हैं कि धातु तो 2 ग्राम था और अयस्क का टोटल भार था 12 ग्राम, मान लीजिए। तो इसमें धातु का परसेंटेज क्या आया, 2/12 इंटू 100, ठीक है ना, अपॉन 6 करोगे तो इतना परसेंट के करीब आ गया, मान लीजिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये अशुद्धियां हटा दी। भाई सांद्रण के दौरान क्या करते हैं, अशुद्धियां हटाते हैं। अशुद्धियां हटाने से अब जो बचा है भाग, वो 10 ग्राम बचा मान लो। लेकिन इसमें से धातु थोड़ी हटाई है, धातु तो अब भी 2 ग्राम ही है ना। तो अब बताओ धातु का परसेंटेज 2/10 इंटू 100, क्या ये 20% नहीं हो गया, क्या ये बढ़ नहीं गया। तो इसलिए कहते हैं, मैंने क्या लिखवाया आपको कि सांद्रण के दौरान अयस्क में धातु का परसेंटेज बढ़ जाता है, इसलिए इसको सांद्रण भी कहते हैं। एक तरह से सांद्रता भी बढ़ गई। ठीक है जी, ओके। ये तो हुआ सांद्रण का मतलब। ड्रेसिंग मतलब एक तरह से धोना, तैयारी है ये। बेनिफिकेशन एक तरह से अपन ये भी कह सकते हैं कि अशुद्धियां हटाने के बाद में उपयोगी अयस्क बच गया। अब बेटा जी लिखो नेक्स्ट लाइन में, सांद्रण की निम्न विधियां प्रयुक्त होती है। सांद्रण की निम्न विधियां प्रयुक्त होती है। और बेटा जी 1 बाय 1 करके अपन अब जो देखेंगे वो है सांद्रण की विधियां। और सांद्रण की विधियों में सबसे इंपॉर्टेंट पहली ही विधि है, नंबर 1 लिख दीजिए आप तो, पहली विधि। और पहली विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, झाग पल्वन विधि। झाग पल्वन विधि, ठीक है, इसको कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। बात करें साहब फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड की, झाग पल्वन विधि की, तो स्टार्ट करते हैं अपन इसको। सबसे पहली बात सुनिए, छोटी छोटी बातें हैं इसके बारे में। ये लिखिए, ये विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। स्पेशल है भैया, किसके लिए काम में आती है जी, सल्फाइड अयस्कों के लिए काम में आती है। अगली बात लिखो, यह विधि अधिशोषण पर आधारित है। अधिशोषण पर आधारित है। फिर एक और बात लिखो, काम का कथन है, यह विधि अयस्क व
अब सुन लेना मेरी बात। अरे दो ही तो घटक है मेरे पास में, एक तो अयस्क है और साथ में उसके अशुद्धि है, अशुद्धि को मुझे दूर करना है। तो अब जो बात लिखवा रहा हूं वो ध्यान से लिखना। लिखिए, यह विधि अयस्क व अशुद्धि के वरीयता पूर्वक भीगने पर भी आधारित है। भीगने पर भी आधारित है। अब इसका क्या मतलब निकलेगा कि इसका क्या मतलब निकलेगा? देखिए, इंग्लिश में अपन इसको कहेंगे कि ये मेथड और एंड इंप्योरिटी इनके प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी वरीयता पूर्वक भीगने की प्रवृत्ति पर आधारित है। बेटा जी, ये स्टेटमेंट्स हैं जो एनसीईआरटी से मैं ले रहा हूं, ठीक है ना, ताकि हमें एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़े, ठीक है ना। तो अयस्क और अशुद्धि के वरीयता पूर्वक भीगने पर आधारित है। अब तुम कहोगे कि वरीयता पूर्वक भीगने का मतलब है, एक तरह से भीगने का मतलब यहां घुलने से मानना है, ठीक है ना, घुलना, कि किस में घुलेगी। तो बात यह आती है कि अब वरीयता पूर्वक का मतलब है किसी एक से ही भीगेंगे। तो अयस्क के कण तो बेटा जी तेल से भीगते हैं। अगली लाइन में लिखो, स्टार डाल के लिखना, अयस्क के कण तेल से भीगते हैं जबकि अशुद्धियां जल से भीगती है, ठीक है ना। तो यह विधि वरीयता पूर्वक भीगने पर आधारित है, जहां अयस्क केवल तेल से भीगेगा, पानी से नहीं, और अशुद्धियां पानी से भीगेगी, तेल से नहीं। यानी ये जल में घुलेगी और ये तेल में घुलेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। अब अगली लाइन में लिखो, इस विधि में निम्न प्रकार के पदार्थ प्रयुक्त करते हैं। निम्न प्रकार के पदार्थ प्रयुक्त करते हैं। डिफरेंट टाइप के पदार्थ यहां पे काम में आएंगे, और इसमें सबसे पहला जो पदार्थ है ए, वो लिखिए झाग कारक। पहला जो पदार्थ काम में आता है वो झाग कारक है। फ्रोथ फॉर्मिंग एजेंट कहते हैं। फ्रोथ फॉर्मिंग एजेंट यानी ऐसे पदार्थ तो झागों का निर्माण करेंगे, है ना। और इसमें आता है बेटा चीड़, जिसको पाइन भी बोलते हो, वह यूकेलिप्टस का तेल, ठीक है। तो यहां पे झाग कारक का काम कौन करेंगे जी? चीड़ व यूकेलिप्टस का तेल काम करेगा। एनसीईआरटी इसकी जगह एक शब्द लिखती है, क्या? वसीय अम्ल, फैटी एसिड्स। यहां पे किसका काम करेंगे जी? झाग कारक का काम करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं बेटा जी। दूसरे टाइप का जो पदार्थ यहां पे काम में आएगा वो देखिए कि दूसरे टाइप का जो पदार्थ काम में आ रहा है यहां पे बी, झाग कारक के बाद में है पलवन कारक। पलवन कारक, पलवन का मतलब होता है तैराना, ठीक है ना, फ्लोटिंग एजेंट, फ्लोटिंग एजेंट, पलवन कारक। वास्तव में ये दोनों साथ में काम करेंगे तब पार पड़ेगी। समझ रहे हो ना कैसे काम करेंगे, ये मैं मैकेनिज्म में बताऊंगा। लेकिन झाग कारक के रूप में काम में आता है सोडियम एथिलजेंथेट, सोडियम एथिलजेंथेट या सोडियम एमिलजेंथेट। बेटा जी एनसीईआरटी केवल जेंथेट्स भी लिख सकती है, जेंथेट्स, ठीक है ना। ये यहां पलवन कारक यानी तैराने में सहायक होते हैं। कैसे दोनों चीजें काम करेगी वो बताऊंगा, लेकिन बीच में ही स्टार डाल के एक बात लिखो, क्योंकि ये दोनों मिलके काम करेंगे। इसलिए लिखो नेक्स्ट लाइन में, झाग कारक व पलवन कारक को सम्मिलित रूप से, झाग कारक व पलवन कारक को सम्मिलित रूप से संग्राहक, कलेक्टर
कहा जाता है। अरे अयस्क के कणों को या अशुद्धियों को उठा के लाने का काम करेंगे ना, समझ रहे हो ना। तो ये झाग कारक और प्लवन कारक दोनों मिला के क्या कहेंगे, कलेक्टर्स हैं, संग्राहक हैं, संग्राहक कहलाते हैं। अब कोई पूछे कि इसका काम क्या है, ये स्टेटमेंट फिर से लिखो नेक्स्ट लाइन में, इसी के नीचे, संग्राहक अयस्क के कणों की, अयस्क के कणों की, अब अयस्क का कण किससे भीग रहा था, पानी से नहीं, तेल से भीग रहा था। तो पानी से नहीं भीग रहा था ना अयस्क का कण, तो अयस्क का कण पानी से भीग रहा था या फिर अशुद्धियां पानी से भीग रही थी, इन दोनों में से अपन याद करें अभी। तो याद करिए, मैंने कहा था कि अयस्क के कण तो किससे भीगते हैं, तेल से, और अशुद्धियां किससे भीगती है, पानी से। तो अयस्क का कण किससे भीग रहा था, तेल से, पानी से तो नहीं भीग रहा था ना। अब स्टेटमेंट में एज इट इज लिखवा रहा हूं, आप एक बार लिखो, संग्राहक कोमा अयस्क के कणों के जल से नहीं भीगने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। एज इट इज ही लिखो, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं, संग्राहक अयस्क के कणों की जल से नहीं भीगने की प्रवृत्ति, अरे जल से नहीं भीगते थे ना, नहीं भीगने की प्रवृत्ति को और बढ़ा देंगे, ठीक है ना। यानी इनसे जुड़ने के बाद में अब जल से उनका कोई नाता ही नहीं रहेगा, तभी तो ये ऊपर आ जाएंगे, समझ रहे हो ना। चलिए साहब, अब बात आती है कि अयस्क के कण तेल से भीगते थे और अशुद्धियां जल से भीगती थी, ठीक है। नेक्स्ट, तो संग्राहक है ना, अयस्क के कणों की जल से नहीं भीगने की प्रवृत्ति को बढ़ा देंगे। तीसरे टाइप का पदार्थ और है अभी तो, अब तीसरे टाइप का जो पदार्थ है वो और लिखो। तीसरा पदार्थ चाहिए सी, कि झाग बन गया, लेकिन अयस्क के झाग बन गए, लेकिन ऊपर आने से पहले ही वो वापस खत्म हो गए, तो इसलिए एक तीसरा पदार्थ आता है, वो भी काम में लेना पड़ता है, और उसे कहते हैं झाग स्थायी कारक, झाग स्थायी कारक, फ्रोथ स्टेबिलाइजर, फ्रोथ स्टेबिलाइजर, और इसके रूप में काम में आते हैं। बस नाम ध्यान में रख लेना, एक तो बेटा जी नाम आता है क्रिसोल व एनिलीन, ठीक है ना, ये यहां पे काम में आते हैं साहब, ठीक है। और अब अपन इसकी क्रियाविधि को देखेंगे कि कैसे ये काम होता है, ठीक है। इसकी क्रियाविधि की बात करूं मैं कि कैसे ये प्रक्रिया होती है, इस पर बात करते हैं। और देखिए, अपन क्रियाविधि की बात करने जाएं तो सबसे पहले मैं एक बड़े से पात्र में यहां पे तेल और अयस्क को मिला दूंगा और उसमें पानी मिला दूंगा, ठीक है। ये तो यहां पे अंदर होने वाली प्रक्रिया है। अयस्क के कण को तेल में गूंथ लेते हैं, ठीक है ना, और फिर इसमें मिला देते हैं, पानी ऊपर से डाल देते हैं। ये सिंपल प्रक्रिया है, इस पे मैं नहीं जा रहा, अंदर की मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि जो झाग कारक है, झाग कारक के रूप में तुमने चीड़ या यूकेलिप्टस तेल लिया, लेकिन उसको मैं वसीय अम्ल मान रहा हूं, ठीक है, वसीय अम्ल। बेटा जी वसीय अम्ल की बात करूं तो वसीय अम्ल जब पानी में डाला जाएगा तो इस वसीय अम्ल में दरअसल होने क्या जा रहा है, इसमें जो झाग बनाना है। अब आपको बता दूं कि आप सरफेस केमिस्ट्री में जब जाओगे तो वहां पे पढ़ोगे कि झाग का मतलब टेक्निकली मिसेल होता है। झाग को टेक्निकली अपन क्या कह सकते हैं, मिसेल। अब दरअसल मिसेल निर्माण का काम जो करते हैं उनको सरफेक्टेंट्स कहते हैं, तो ये वसीय अम्ल यहां पे सरफेक्टेंट का काम करेगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है। ये इसके दो भाग मानते हैं अपन, एक तो ध्रुवीय शीर्ष होता है। अब मैं सांकेतिक रूप से अगर इसको वसीय अम्ल को लिखना चाहूं तो ये आयनित होने के बाद में बेटा जी इस तरह से, जैसे वसीय अम्ल के तौर पर मैं साबुन का एग्जाम्पल लूं तो उसको आप ऐसे लिखते हो RCOONA,
उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण, ठीक है ना। और अगर मैं इसमें Na+ को हटा दूं तो मिसेल निर्माण का काम करने का काम करेगा ये बड़ा भाग, ये RCOO-, ठीक है ना। अब RCOO- में आप देख रहे हो कि COO- ये तो आवेशित भाग है और पीछे एक बड़ा एल्किल समूह है, ठीक है ना। ये एल्किल समूह R समूह है। तो दो भाग हो गए इसके, झाग कारक के या वसीय अम्ल के। जरूरी नहीं है, ये मैंने सिंबॉलिक रूप में लिया है, लेकिन ये जरूर तय है कि ये ध्रुवीय भाग है जिसको शीर्ष बोलूंगा मैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे पोलर हेड, ठीक है। दूसरा भाग है जो एल्किल समूह है बेटा जी, उसको अपन कहेंगे अध्रुवीय। पहली बात तो ये अध्रुवीय है, एल्किल समूह अध्रुवीय होता है, और इसको पूंछ बोलेंगे, ठीक है ना। नॉन पोलर टेल, ठीक है ना। ये नॉन पोलर टेल हो गई, ये पोलर हेड हो गया, तो दो भाग हो गए इसके। अब आप देखिए कि ये जो अध्रुवीय पूंछ है ये बेटा जी जल विरोधी होती है, जल विरोधी, ठीक है ना। हाइड्रोफोबिक कहते हैं इसको, और वसा स्नेही होती है, वसा स्नेही होती है, या मैं कह दूं एक तरह से वसीय भाग यही है, तेल वाला हिस्सा यही है मुख्यतः। और जो ध्रुवीय शीर्ष होता है उसको मैं कहता हूं जल स्नेही। ये किसकी तरह से काम करेगा जी? जल स्नेही, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ठीक है। जल स्नेही है और वसा विरोधी, भाई वसा विरोधी, ठीक है। तो ये जल की तरफ रहेगा, ये वसा की तरफ, या वसा स्नेही भाग है। इस तरह से दो पार्ट हो गए झाग कारक के। अब क्या होने जा रहा है कि देखिए, सबसे पहले ये अयस्क का कण है बेटा, और पार्टिकल्स हैं। अयस्क को क्या कहते हैं? और। इस अयस्क के कण से, क्योंकि ये तेल स्नेही है, तेल में घुलेगा, तेल से भीगेगा, तो जो वसा स्नेही सीरा है, तेलीय सीरा है, वो इसके अंदर आएगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से अधिशोषण होगा भाई। आप चाहो तो क्रियाविधि में लिख दो अधिशोषण पर आधारित। इसकी पूरी की पूरी जो क्रियाविधि है वो अधिशोषण पर आधारित है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ध्रुवीय सिरा बाहर है, अध्रुवीय सिरा इसके अंदर है। ये लीजिए साहब, ऐसा हो गया, ओके। लेकिन अभी आपने देखा कि जो अध्रुवीय सिरा था वो तो अयस्क से जुड़ गया, धीरे धीरे यहां पे अधिशोषण बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। देखिए, शुरू में झाग नहीं बनेंगे। कहते हैं कि एक निश्चित सांद्रता तक पहुंच जाओगे ना, एक निश्चित सांद्रता तक पहुंच गए या उससे ऊपर चले गए तब झाग बनेंगे, मिसेल बनेंगे। उस सांद्रता का नाम सुन लेना भैया, क्रांतिक मिसेल सांद्रता। कहते हैं कि हर सांद्रता पर झाग नहीं बनेंगे, मिसेल नहीं बनेंगे। एक निश्चित न्यूनतम सांद्रता के बराबर या उससे ऊपर होगा तब झाग बनेंगे, तो उसको कहते हैं क्रांतिक मिसेल सांद्रता। क्रांतिक मिसेल सांद्रता इंग्लिश में कहते हैं, लिख लेना चाहे, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। आगे से शॉर्ट में कहूंगा CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, ठीक है ना। जब CMC के बराबर सांद्रता हो जाएगी तब मैं कहूंगा कि इसके झाग बन गए। लेकिन बेटा जी अब भी देखो, ये सीरा क्या था? जल से नहीं था, तो जल के अंदर ही रहेगा। ये जल के अंदर ही रहेगा, झाग बनने के बावजूद भी बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जल से नहीं सीरा फ्री है। जो जल से नहीं सीरा है वो अब भी क्या है? फ्री है। जब तक ये जल से नहीं सीरा फ्री रहेगा, मुक्त रहेगा, तब तक ये जल से ही जुड़ा हुआ रहेगा, तो अंदर का अंदर पड़ा है। तब अपने पास में दूसरा भाग आएगा, और दूसरा भाग क्या था? याद करो, पलवन कारक। दूसरा पदार्थ था पलवन कारक, फ्लोटिंग एजेंट। तैराने में जो सहायक होता है वो आएगा, सोडियम इथाइल जेंथेट या एमाइल जेंथेट। बेटा वो भी ऐसा ही होता है, सोडियम एथिल जेंथेट और एमाइल जेंथेट भी कैसा होता है? वही अध्रुवीय सिरा भी होता है और ध्रुवीय सिरा भी होता है। उसमें भी दोनों सिरे होते हैं। तो झाग कारक आ गया, ठीक है, अधिशोषण हो गया, झाग बन गए। लेकिन अब पलवन कारक आएगा, और कहते हैं कि पलवन कारक का जो ध्रुवीय सिरा है, देखो वही
ये तो ध्रुवीय सिरा है, ये ध्रुवीय सिरा। अध्रुवीय सिरा तो जल विरोधी होता है, ये जल से नहीं होता है। अब इसके पास में दो ऑप्शन है, या तो जल से जुड़ूं या फिर मुझे कोई ध्रुवीय सिरा ही मिल जाए, तो इसको कोई ध्रुवीय सिरा ये मिल जाएगा। ध्यान से देखते जाना, इसका ध्रुवीय शीर्ष जुड़ गया और अध्रुवीय शीर्ष बाहर है, ऐसे अध्रुवीय शीर्ष बाहर है, अध्रुवीय शीर्ष बाहर है, ऐसा समझ गए ना। तो ये आपको पता है ना ये कौन है, ये तो पल्लवन कारक है और ये झाग कारक है। एक झाग कारक था, पल्लवन कारक है और ये अयस्क है ही, ठीक है ना। अब आप क्या देख रहे हो कि जैसे ही ध्रुवीय शीर्ष खत्म हो गए, अब ध्रुवीय सिरा है ही नहीं। आप देखोगे कि कोई जल से नहीं सिरा फ्री नहीं है। अब तो ये पूंछ बची और ये पूंछ है, ये जल विरोधी है, जल विरोधी है तो जल के अंदर इसका अब कोई काम नहीं है बेटा जी, जल से इसका कोई आकर्षण नहीं है। तो ये अब कण ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, आ जाएगा। तो इस तरह से ये झाग है वो यहां पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, जहां से इनको आप अलग कर लो, ठीक है ना। तो इस तरह से इन झागों को अलग करके सुखा लिया जाता है, ठीक है। और अयस्क के कण वापस प्राप्त हो जाते हैं अलग, और अशुद्धियां हैं जो कि जल में घुलती थी वो नीचे यहां पे बैठी रह जाती है। तो ये मैकेनिज्म हुई कि कैसे हम अयस्क के कणों को अलग करेंगे अशुद्धियों से। अशुद्धियां नीचे रह गई, अयस्क के कण ऊपर आ गए, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है भैया।